हेलो डियर फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे एनवीएस का, नवोदय विद्यालय समिति 2016 टीजीटी साइंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये 121 नंबर क्वेश्चन है। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन। पूछा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, अगर वो इस तरह से ओसिलेट कर रही है तो उसका मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स बोलते हैं। ओके, अब ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? तो देखो, यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है? सेपरेशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये वेरिएबल है, एक्स इज वेरिएबल, तो जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, मतलब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बट मैग्नीट्यूड का अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। अगर इसमें वेलोसिटी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये देखिए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन को ग्रेटेस्ट होना पड़ा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू हाईएस्ट होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू उस टाइम पर ए के बराबर हो जाती है। एक्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाती है। ए होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0। तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो नहीं सकती। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और फोर्स भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्स इक्वल टू खुद माइनस के एक्स होता है। तो इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका क्लास 11 से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी आपको क्लास 11 फिजिक्स में मिलेगा। टीजीटी चाहे डीएसएस भी हो या केवीएस हो या एनवीएस हो, कहीं ना कहीं 11th-12th के भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास एक वेव है और इसमें ये वेव की इक्वेशन दी हुई है। पूछा है कि वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखो, वेव की जो जनरल इक्वेशन है, अगर मैं उसको यहाँ पर लिखूं तो वो बराबर होगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है वेव की। तो यहाँ पर मुझे निकालना है वेवलेंथ। तो देखो, जो वेवलेंथ होता है और जो के होता है, के यानी कि यहाँ पर के इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई अपॉन लेमडा। 2 पाई अपॉन लेमडा। तो अगर मुझे यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? k। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो यानी कि k की वैल्यू कितनी होगी? 3। ये कंपेयर करने पर दोनों इक्वेशन को हमें मिला है। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 3 2 पाई अपॉन लेमडा। तो यहाँ से बस आपको लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 मीटर में। तो ये होगी हमारी वेवलेंथ। सिंपल था, बस कंपेयर करना था आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Rays from the sun converges at a point 20 centimeter in front of a concave mirror. To obtain an image of magnification +2, the object should be placed in front of the mirror at a distance of। तो इसमें पूछा गया है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस तरह से कॉनकेव मिरर हम बना सकते हैं। जो रे हो रही है, जो सन से रे आ रही है, रे जो आएंगी सन से, वो जाहिर सी बात है काफी इन्फिनिटी से आ रही होंगी। ठीक है, तो बोला गया है कि जो इन्फिनिटी से रे आ रही है वो कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है? वो कन्वर्ज हो रही है 20 सेंटीमीटर पर। तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पर है, इस तरह से रे आकर के यहाँ पर कन्वर्ज हो गई। अब अगर आपने क्लास 10th में या प्राइमरी, उससे भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो, इन्फिनिटी से जब भी रे आती है तो वो फोकस पॉइंट पर जाती है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है जहां पर ये सारी रे कन्वर्ज हो रही है, वो पॉइंट कौन सा हो गया? फोकस पॉइंट। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए कि उसकी जो इमेज है वो +2 मैग्नीफाई हो जाए, मतलब कि 2 गुना मैग्नीफाई हो जाए। तो देखो, इसमें केसेस में आपको बता देता हूँ कॉनकेव मिरर में केसेस।
कॉनकेव मिरर का केस ये होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रखते हो तो सेम साइड पर इमेज बनती है, ठीक है, पर सेम साइड पर बनेगी और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। यहाँ पर कॉनकेव मिरर है और पूछा है कि हमें डबल करनी है, डबल करनी है। इसका मतलब ये होगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट है अपना वो फोकस और 2f के बीच में रखना होगा, क्योंकि फोकस पर रख दोगे तो वो इन्फिनिटी पर चले जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा, उसे मैं टू टाइम्स नहीं कह पाऊंगा। तो यदि हम फोकस और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में जो आपका डिस्टेंस, जो आपकी इमेज आएगी वो लगभग 2 गुना बड़ी होगी। अब इसमें ऑप्शन में अगर हम देखें, देखो फोकल लेंथ यहाँ से कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 सेंटीमीटर पर आकर के सारी रे कन्वर्ज हो रही है, तो फोकल लेंथ 20 हो गई। और रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो अगर आप 2f पर रखते हो तो सेम बनेगी, उससे पीछे रखते हो तो छोटी बनने लगती है इमेज। तो इसलिए इसका मतलब ये कि जो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों तीनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा? 30 सेंटीमीटर। तो मैंने बस आपको रेंज बता दी कि फोकल लेंथ और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनके बीच में, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तब जाकर के आपकी लगभग 2 गुना इमेज बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं वाटर का, ग्लास का, केरोसिन ऑयल का और डायमंड का। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये कहा है कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, मान लीजिए एयर से उस पर्टिकुलर मीडियम में जा रही है, तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रेंज बतानी, मतलब कि उसका ऑर्डर बताना है किस तरह से। एक्चुअली में मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पीड के हिसाब से होना चाहिए कि किस में स्पीड कम होगी किस में ज्यादा होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, या कह लो कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। अब आप यहाँ पर देखो, ये सब घटते हुए क्रम में लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं कि वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी कहाँ पर मिनिमम होगी। तो मैं आपको बता दूं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि डायमंड में जो स्पीड होगी वो सबसे कम होगी। मैं लिख देता हूँ, डायमंड की स्पीड सबसे लोवेस्ट होगी, डायमंड की लोवेस्ट सबसे कम। और हाईएस्ट कहाँ पर होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो यहाँ पर ये आ गया म्यू। और मैं कहूंगा कि जो वाटर है, वाटर में हमारी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होगी इन चारों में कंपेयर करें तो। क्यों? क्योंकि जो म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन बी, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इनवर्सली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पर। तो एक्चुअली में यहाँ पर ऑप्शन में इनको वेलोसिटी देना चाहिए था, वेलोसिटी के क्रम में ये देना चाहिए था, ना कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के क्रम में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करेक्ट टर्म होगा वो होगा ये इस तरह से। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में होगी? वाटर में, फिर ग्लास में, फिर उससे कम केरोसिन ऑयल में और सबसे कम डायमंड में, क्योंकि डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, ये सबसे डेंसर हो गया तो उसमें सबसे कम हो जाएगी। बट मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ना होकर के हमें वेलोसिटी के क्रम में इसको लगाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको दो लेंस दिए हुए हैं L1 और L2, उनकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज ऑफ ए बी फाउंड बाय द लेंस L2 विल बी। तो पूछा है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए बी, इसकी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी। तो देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो यहाँ से 10 हो गया ये फोकल लेंथ, और ये इससे डबल पॉइंट पर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ पर रखा हुआ है? वो रखा है 2f पर, ठीक है। और जब भी ऑब्जेक्ट को आप 2f पर रखोगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो उसकी इमेज 2f पर ही बनेगी, लेकिन अपोजिट साइड पर। तो मैं मान के चलता हूं कि L1 के द्वारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहां पर बन गई? यहाँ पर, ये हो गई इमेज, ठीक है। अब ये जो इमेज होगी ये L2 के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 20। इस ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा
मतलब कि पहले वाला ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर पर रखा था, तो इसकी इमेज भी 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। अब देखिए L1 और L2 के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब 30 में से आप अगर ये 20 माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में किसके लिए बोल रहा हूँ, सेकंड लेंस का, सेकंड लेंस का यही तो ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना हो गया वहां से पोल से, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका फिगर थोड़ा सिंपल बनाऊं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कॉनकेव लेंस इमेज बनाएगा तो वो उसी वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव लेंस हमेशा कैसे इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और छोटी बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा कि वर्चुअल ऑप्शन देखो, एक वर्चुअल ये है और एक वर्चुअल ये है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब देख लेते हैं कि वो कितनी छोटी बनाएगा कितनी बड़ी बनाएगा। ठीक है। तो यानी कि अब अगर हम मैग्निफिकेशन पता करें तो मैग्निफिकेशन कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस के 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी लेंस L2 की माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो पहले ये देख लेते हैं इमेज कहाँ पर बनेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस के 1/u। 1 फोकल लेंथ कितना, -10, 1/b माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, -10। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसको इससे अगर देखा जाए तो ये बस प्लस ही बचेगा ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/v निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस के 1/10 माइनस के 1/10। तो 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 2/10, और कंपेयर करने पर ये 5 आएगा। यहाँ पर v की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दीजिए 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइन ये भी बता रहा है कि जो इमेज है वो इसी तरफ बन जाएगी। ठीक है। और वो कैसी होगी, वो होगी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस के सामने जब भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है। अब मैग्निफिकेशन देखो कैसे पता करें, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v/u। v की वैल्यू कितनी है, 5, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू -10, तो ये कितना आ जाएगा m इक्वल टू 1/2, m इक्वल टू 1/2। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो, या आप कह लो कि फाइनल जो इमेज है वो 1/2 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी। क्योंकि एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2f पर रखा था तो इसकी इमेज 2f पर ही बन गई, और जो इमेज बनेगी ना L1 की वजह से उसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा, मैग्निफिकेशन वहां पर 1 ही होगा। ठीक है। ना तो वो छोटी हो जाएगी ना वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सेम साइज की इमेज बनती है अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हो एट अ पॉइंट ऑफ 2f। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में तो कोई मैग्निफिकेशन नहीं हुआ। हाँ, सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन हुआ है, कह लो कि जो इमेज है वो छोटी हो गई है, वो हाफ टाइम्स हो जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मान लीजिए आपको किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं जो भी आपका डाउट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 126। A ray of light incident at an angle theta, the face of AB of prism of refractive index of 1.5 emerges normally from its face AC. If the angle of prism is 5 degree, the angle of theta हमें बताना है कितना होगा, इंसिडेंस एंगल बताना होगा कितना होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 12th क्लास की रे ऑप्टिक्स में। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कोई रेज आ रही है, लेट वो इससे थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हुई है, तो इसमें बोला गया है कि जो रे है ना वो इस सरफेस से, जो आउटर सरफेस है उससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रही है। ठीक है। एमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम इट्स फेस एसी। तो मान लो ए बी सी था, तो इस तरह से ही 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब एमरजेंस एंगल कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि एमरजेंस एंगल होता है कि जो एमरजेंट रे है और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, तो यहाँ तो खुद ही नॉर्मल है, तो इमरजेंस एंगल कितना हो जाएगा, 0। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इंसिडेंस एंगल है वो थीटा और वही हमें फाइंड करना है। और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है यहाँ पर ए, वो हमें गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो देखो आपको इंसिडेंस एंगल निकालना है। तो 12th क्लास में एक रिलेशन है क्या, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, यानी कि डेल्टा होता है डेविएशन एंगल, ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, आई होता है इंसिडेंस एंगल और ई होता है एमर्जेंट एंगल। इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, क्लास 12th में है, रे ऑप्टिक्स में है। तो डेल्टा यहाँ पर देखो कैसे, एक डेल्टा का और फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू में ए, ये फॉर्मूला होता है डेविएशन का, डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मैं इन दोनों फॉर्मूला का यूज करूंगा। अब डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू में ए प्लस ए इक्वल टू आई क्या है थीटा, ई क्या है 0। ठीक है, आई मैंने थीटा लिख लिया क्योंकि थीटा ही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा म्यू ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस ए इक्वल टू कितना थीटा, ए से ए कैंसिल, तो म्यू इंटू ए इक्वल टू कितना आ गया थीटा। अब देखिए आपको थीटा निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 5, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ हमें यहाँ पर दो आइडेंटिटीज का, दो फॉर्मूला का यूज करना होगा फॉर अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 127, यहाँ पर आपके पास चार चार्जेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और वो कॉर्नर पॉइंट पर रखे हुए हैं किसी स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो देखो क्वेश्चन में बस लेंथ बड़ी है, क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन सी क्लास का कौन से चैप्टर में, ताकि आप वहां से और चीजें भी रिवाइज कर सको। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इससे पहले आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है और ये पी पॉइंट है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाएगी, और अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होती है, इनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बाहर की तरफ जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी, और अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो उससे हमेशा इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ आती है। बस इसी बेसिक पॉइंट का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पर किस तरफ होगी, इससे दूर जाएगी, अवे जाएगी, यानी कि ए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज मतलब इनटू द चार्ज ही जाती है, इनवर्ट जाती है, तो वो भी इधर हो गई। अब आप देखो कि दोनों की, यानी कि ये तो हो गई ई ए और ये हो गई ई सी, तो दोनों नीचे की तरफ जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ आएगी। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। और अब आप देखो आप बी वाले की, तो बी वाले में फिर से पॉजिटिव है तो आउटवर्ड यानी कि इस तरफ होगी, नीचे की तरफ, और ये नेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, इनवर्ड यानी कि इसी तरफ, जिस तरफ पिंक वाला है। तो यहाँ पर ये दोनों नीचे आ रही है, तो आप ये देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। अब जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट आएगा आपका इसका इस तरफ। ठीक है, यानी कि ओ एन में। तो बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी थी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ओ से एन की तरफ। मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्शन आपको बतानी थी। ठीक है, तो डायरेक्शन मेन है चीज यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In this question, a 2 microfarad and a 4 microfarad capacitors are connected in series, and a potential difference is applied to the combination. The 4 microfarad capacitor, देखो पहले कनेक्ट कर लेते हैं, ये भी आपको क्लास 12th में मिलेगा कैपेसिटेंस चैप्टर 2 में। तो दो कैपेसिटर है हमारे पास, 2 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड के, 2 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड के, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में। यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, वैसे वो बताया नहीं कि कितना है, अप्लाई कर दिया, लेट वी। तो पूछा है कि जो 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर होगा, 4 माइक्रोफराड के बारे में पूछा है। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, क्या कि हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। और इसके अलावा जब भी आपके जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उनपे चार्ज बराबर रहेगा। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उन पर करंट बराबर होता है, कैपेसिटेंस अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस सीरीज में है तो उन पर चार्ज बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो इसमें पूछा है कि
पोटेंशियल के बारे में पूछा है, पोटेंशियल के बारे में पूछा है, चार्ज के बारे में पूछा है और चार्ज के बारे में पूछा है। तो पहले मैं आपको बता दूं, चार्ज तो दोनों में बराबर होगा। तो यहाँ पर कहा है ट्वाइस द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोफैराड, हाफ द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोफैराड। तो दोनों ही ऑप्शन ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। ठीक है, 50-50 हमने खेल लिया। क्योंकि चार्ज बराबर होंगे तो ना तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा ना 4 करेक्ट होगा। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया चार्ज इक्वल टू कितना होता है, C इंटू वी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कैपेसिटेंस के चार्ज बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो इनवर्सली डिपेंड करेगा किस पर, कैपेसिटेंस पर। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जिसका कैपेसिटेंस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो 4 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा है ना 2 से, तो उसका मतलब उसका पोटेंशियल कम होगा। और देखो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट पोटेंशियल ऑफ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स, ये रेशियो में इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर आएगा C2 वाला और यहाँ पर आ जाएगा C4 वाला, यानी कि 2/4। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा 2/4 ऑफ V2 के। तो इससे इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, V4 इक्वल टू 1/2 ऑफ V2। यानी कि जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हाफ है किसके, जो पोटेंशियल आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 के हाफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड। जितना भी 2 माइक्रोफैराड में कैपेसिटेंस होगा उसका हाफ। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला हुआ है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ, करंट हमें दिया हुआ है 0.05 एम्पियर और वोल्टेज है 200 वोल्ट। द पावर ऑफ बल्ब एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, यानी कि टाइम कितना है, 5 मिनट। ठीक है, तो देखो पावर तो सिंपली पावर इक्वल टू कितना होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। बट यहाँ पर हम डायरेक्टली कहें तो यहाँ पर हो जाएगा V इंटू में I। तो वोल्टेज कितनी है, यहाँ पर जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है, 200, और करंट कितना है 0.05। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो इसको 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, 0 से 0 चले जाएगा, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। तो पावर तो कितनी आ गई 10, पावर कितनी आ गई 10। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देखो I इक्वल टू कितना होता है, करंट इक्वल टू Q अपॉन T। मुझे निकालना है Q, लेकिन आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल टू NE भी तो होता है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं, I इक्वल टू Q अपॉन T को, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू T। तो Q इक्वल टू NE इक्वल टू IT, और N निकालना है तो IT अपॉन E हो जाएगा ये। अब देखो करंट कितना है 0.05, टाइम कितना है, टाइम है हमारा 5 मिनट, लेकिन उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब SI यूनिट में है। तो मिनट में अगर करोगे तो आंसर कुछ और ही आ जाएगा। तो मैंने उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लिया सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और एक ही वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻9 ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 129। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बोला गया है द पावर लाइन एंटर्स अ बिग होल, मतलब कोई पावर लाइन है और उसमें करंट कितना है 5 एम्पियर का। इन हिज एलईडी बल्ब रेटेड, मतलब कोई एलईडी बल्ब है उसका रेट कितना है, यानी कि पावर रेटिंग 10 वॉट है, वोल्टेज है 220, आर टू बी यूज, मतलब हमें ये बल्ब यूज करने हैं। बोला है कि इफ द सप्लाई, जो सप्लाई है वो कितने की 220 वोल्ट की, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट कैन बी यूज साइमल्टेनियसली इन दिस होल विल बी, मतलब कि आपके एक मान लीजिए शादी समारोह हो रहा है, कोई फंक्शन है, वहां पर आपको काफी सारी लाइटनिंग करनी है, और पावर जो है वो है हर एक बल्ब की 10 वोल्ट, और बाहर से हम 220 वोल्ट की क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, और करंट हमारे पास कितना है 5 एम्पियर। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रिकल बल्ब हम जला पाएंगे इन गिवन वोल्टेज और करंट से। तो देखो हमारे पास एक बल्ब की पावर पता है हमें कितनी है 10 वोल्ट,
तो पावर का पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू कितना होता है, V इंटू में आई। तो जो पावर हमारे पास अवेलेबल है बाहर से जो आ रही है, यानी कि 220 वोल्ट और 5 एम्पियर करंट से जो पावर हमें मिलेगी वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो 220 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की, तो पावर पावर नेट जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितनी आ जाएगी, 0, 5 टू जा 10, यहाँ पर 1 और 5 टू जा 10 यानी कि 11। ठीक है, ये आगे इतनी वोट। अब देखो, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमें क्या निकालना है, टोटल कितने बल्ब हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी टोटल पावर है। अब देखो, एक एक बल्ब की पावर कितनी है, 10 वोट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल पावर है, नेट पावर, वो बराबर होगी N इंटू एक बल्ब की कितनी पावर है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको एक बल्ब की पावर पता है तो जितने भी बल्ब होंगे, मान लो 100 बल्ब है तो उतने गुना पावर खर्च कर लेगा। लेकिन जो टोटल पावर खर्च करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है वो तो खाली 1100 वोट ही है। तो मैंने रख दिया कि पी नेट बराबर होगा N टाइम्स पी। एन क्या है, कितने नंबर ऑफ बल्ब्स हम यूज कर सकते हैं। तो देखो पी नेट कितना है, 1100। एन इंटू में पावर एक बल्ब की कितनी है, 10। तो 10 से यहाँ से आप करोगे तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 110, यानी कि लगभग हम 110 बल्ब यूज कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आपको क्लास 12 से ही मिलेगा, बस बट इसमें वेरियस टॉपिक्स दिए हुए हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा सचेत होना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। अब आप देखो इसमें कुछ यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ लॉज हैं और यहाँ पर उनके नाम दे रखे हैं। अब आपको सिर्फ मैच कर पाना है। तो देखो, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो आपको इनमें से कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब जब भी आपको मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एम्पियर का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, उसके बाद टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर आपको किसी चार्ज पार्टिकल पर, जैसे F इक्वल टू क्यू होता है, सॉरी F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये अगर निकालना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फेराडे लॉ। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। बाकी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, वो ऑप्शन होगा 2। ठीक है, ये वेरियस लॉ यहाँ पर दिए हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, द करंट पूछा है कितना होगा। तो देखो, जब भी आपके पास इंडक्टर हो, इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर मतलब एलसीएम इसको डिनोट करते हैं, तो आप ऐसे याद रखना, यहाँ पर ले लो करंट और यहाँ पर ले लो वोल्टेज। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जो होती है वो 90 डिग्री आगे होती है। 90 डिग्री आगे मतलब ये इसका फेज डिफरेंस होता है, फाइव इक्वल टू होता है 90 डिग्री और π/2। तो देखो, जब आप एक वेव बनाओगे तो वेव में इस तरह से कंप्लीट वेव होती है और ये पूरा एंगल कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का 360 डिग्री या 2 पाई। तो अगर मैं इसकी एक वेव कंसीडर करूं तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता है, 180 या फिर पाई। और इसका भी अगर मैं हाफ कंसीडर करूं, इस हाफ वेव का भी हाफ लूं, यानी कि 1/4 लूं, तभी तो π/2 एंगल कवर कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है, यहाँ पर देखो करंट पूछा है, करंट वोल्टेज से पीछे होगा। ठीक है, यानी कि लैग करेगा। और कितना लैग करेगा, तो π/2 रेडियन लैग करता है। तो उसमें हम क्या कहेंगे, साइकिल के हिसाब से 1/4 साइकिल पीछे होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेग्स द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ अ साइकिल। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है। कैपेसिटेंस में इसका उल्टा हो जाएगा। और इन्होंने फेज डिफरेंस नहीं पूछा, फेज डिफरेंस पूछा होता तो 90 डिग्री या π/2 आ जाता। इन्होंने पूछा है साइकिल, तो साइकिल कितना हो जाएगा 90 डिग्री पर, 1/4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है, देयर इज इन्फिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द अर्थ क्रस्ट। कहा है कि जो हमारी अर्थ है, क्या उसमें इन्फिनाइट स्टोरेज है फॉसिल फ्यूल की, तो ऐसा नहीं है। आप सुनते भी होंगे न्यूज में कि कुछ समय बाद पेट्रोल या जो भी हमें गैसेस मिल रही है नेचर से, जमीन से, वो खत्म हो जाएगी। तो इन्फिनिटी तो नहीं है।
तो ए ऑप्शन हो गया हमारा गलत। जैसे ही आपका ए ऑप्शन गलत हो गया तो ये ऑप्शन काट दो और ये ऑप्शन कट कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, there is no problem in harnessing nuclear energy as safe disposal of spent fuel is very easy। तो इसमें पूछा है कि अगर मान लीजिए आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो, अगर आप हाइड्रो और विंड एनर्जी यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इसमें पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हो, अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हो तो इतना आसान नहीं होता इसको यूज करना। क्यों? क्योंकि इसके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा? गलत। मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने, वैसे वो डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी, आपने एक चेरोनोबिल एक सीरीज भी है उसमें भी देखा होगा, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा? गलत। अब जब ये ऑप्शन गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी एंड डी। तो लेकिन इसके बारे में बात कर लेते हैं, सन में भी कंसिडर्ड एज एन इनऑक्सीडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बात ठीक है कि सन को आप इंफिनिटी समय तक यूज कर सकते हो, मतलब खत्म ना होने वाली वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी एंड डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 रेडियन पूछा है कितने डिग्री में बराबर होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। आपको पूछा 1 रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 57, मतलब अप्रोक्सीमेटली 57 के आसपास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़े न्यूमेरिकल आने लगे हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम from a leaking water tap 20 meters above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. The height of the second drop above the ground at the instant। देखो, मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ क्या है। ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से पानी की बूंदे नीचे आ रही है। तो इसमें बोला है कि जो टैप है ये लगभग 20 मीटर ऊपर है, 20 मीटर इसकी हाइट है। अब इसमें आगे बोला कि जो थर्ड ड्रॉप है इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। यानी कि जब यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप इस ग्राउंड को टच कर रही है उस टाइम पे जो थर्ड ड्रॉप है वो जस्ट उस टैप से निकलने वाली है, ठीक है। अब पूछा कि द हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप अबव द ग्राउंड एट दैट इंस्टेंट। यानी कि अगर देखो यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर फर्स्ट है, तो जाहिर सी बात है कहीं पर सेकंड ड्रॉप भी तो होगी। तो पूछा कि जो सेकंड ड्रॉप होगी, सेकंड ड्रॉप वो ग्राउंड से कितने हाइट पर होगी, ये हमें हाइट निकालनी है कि वो कितने हाइट पर होगी। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले कि ये निकाल लेते हैं कि एक ड्रॉप को, वो टाइम निकाल लेते हैं कि एक ड्रॉप को 20 मीटर से ग्राउंड तक आने में कितना समय लगता है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT²। ठीक है, तो डिस्टेंस या कह लो जो हाइट है वो कितनी है? 20। जब ड्रॉप गिरने वाली होगी तो उस टाइम पर तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन ½ ए कितना लेना है? 10 इंटू टाइम हमें निकालना है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, आप इसको उधर ले जाइए। तो 20 इंटू 2 अपॉन 10 इक्वल टू कितना? टी का स्क्वायर, 0 से 0 जाएगा तो 2 2 जा 4 आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक ड्रॉप को जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। एक ड्रॉप को टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 सेकेंड बाद हर 2 सेकेंड बाद एक यहाँ से ड्रॉप नीचे जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो 2 सेकंड का मतलब ये हुआ 1 सेकंड यहाँ पर और 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक की। मैंने 2 सेकंड को डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ये फाइंड कर लीजिए कि जो सेकंड ड्रॉप है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, क्योंकि वो कहीं यहाँ पर होगी। तो एक काम करते हैं, ये निकालते हैं कि 1 सेकंड में सेकंड ड्रॉप कितना
हाइट या कह लो कि कितना नीचे आ जाएगी। तो उसके लिए फिर से मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैं सेकेंड ड्रॉप के लिए करूंगा कैलकुलेशन। तो एस मुझे पता करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू कितनी 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि सेकेंड ड्रॉप को भी एक ही जो सेकेंड ड्रॉप है उसको एक ही सेकेंड हुआ होगा नीचे आए हुए को। तो इतने टाइम में 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 5 मीटर। 5 मीटर, ठीक है। बट ये जो 5 मीटर है ना, ये यहां से उसने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर। तो मतलब इतने समय में वो 5 मीटर टैप से नीचे आ चुकी होगी। बट हमें फाइंड करना था हाइट कहाँ से, ग्राउंड से। तो इसका मतलब ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट। तो देखो ये हाइट हो जाएगी 20 माइनस जो हमारी अबव की हाइट आई है। तो हमारी जो हाइट आएगी वो 15 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली में इसमें 15 मीटर करेक्ट आंसर है। ये जो साइन है ये थोड़ा नीचे आना था, मैंने इसको गलती से ऊपर लगा दिया है। तो हाइट कितनी आएगी 15 मीटर। 15 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इसमें बोला हुआ 3 पॉइंट है ए बी सी और लाइज ऑन वर्टिकल लाइन। तो मैं मान लेता हूँ ये वो हमारी वर्टिकल लाइन है, ए बी और सी। A ball is dropped from the top most point A। तो यहाँ से हम एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। Is fall freely so as to pass through B and C। The ratio of time of the descent through A B and B C। देखो ये जो बॉल है ये नीचे गिराई जा रही है। तो कहा है कि जो आपको रेशियो निकालना है टाइम का ऑफ डिसेंट फ्रॉम A to B एंड B to C। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा होगा लेट वो A B है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है लेट वो बी सी है। तो हमें निकालना है टी ए बी अपॉन टी बी सी। अब ये कैसे निकाला जाए? तो देखो इसमें एक चीज हमें ये कंडीशन दी हुई है कि जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, एक तरह से एच हाइट नहीं कह सकता, डिस्टेंस ही है, जो एच ए बी है वो बराबर है एच बी सी के। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें बराबर दे रखी है, ठीक है। ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है बी सी। अब इसी पॉइंट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब ये बॉल नीचे गिर रही होगी, ठीक है, शुरुआत में, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी 0, और उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना हो जाएगा 10, यानी कि स्मॉल जी के बराबर। अब देखो फिर मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे निकालना टी ए बी अपॉन टी बी सी। तो एक काम करते हैं, टी ए बी की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टाइम होगा बी से सी तक आने में, क्या मैं कह सकता हूँ वो बराबर होगा टाइम उसे पूरी बॉल को, मतलब बॉल को कंप्लीट ए से सी आने में कितना टाइम लगा माइनस टाइम ऑफ वो जहां पर बॉल ए से बी पॉइंट तक आ रही है, यानी कि टी ए बी। तो मैं इस तरह से निकालूंगा, क्योंकि टी ए बी तो मुझे फर्स्ट केस में निकालना ही है। तो अगर आप डायरेक्टली बी से सी निकालोगे टाइम, वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, उसमें आपको उस बी पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली ए से बी तक का टाइम निकालूंगा कितना लगा होगा, और जो पूरा ए से सी तक आएगा वो टाइम में निकालूंगा, और उन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, मतलब टी ए सी में से माइनस कर दूंगा टी ए बी को। ये मेरा टारगेट है। अब टी ए बी निकालते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक उसमें कितना समय लग रहा है। तो देखो लेट ये जो हाइट है, मैं इसको अभी के लिए x कंसिडर कर लेता हूँ, ए टू बी कितना है x। तो देखो x इक्वल टू, या जो हाइट होती है फॉर्मूला होता है इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस 1/2, जी की वैल्यू 0 रहने दीजिए, और टाइम कौन सा लूंगा मैं, ए से बी तक आने में, ए टी ए बी। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा टी ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से टी ए बी का स्क्वायर, या कह लो कि टी ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2x अपॉन जी अंडर रूट में, क्योंकि टी स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये आ गई टी ए बी। अब निकाल लेते हैं कि पूरा ए से सी तक आने में कितना टाइम लग रहा है। तो देखो अब जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ए से सी तक आने में, तो हमें पता है कि ए बी और बी सी बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा 2x।
मैं फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2x। इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना g, लेकिन अब जो टाइम लूंगा मैं कितना लूंगा, वो पूरा ले लूंगा मैं a से c तक का। तो मुझे निकालना है TAC, ठीक है। तो TAC की वैल्यू यहाँ से ये स्क्वायर आएगा, TAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, TAC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट में 2 2 जा 4x/g, ठीक है, 4x/g। बस अब आपको करना क्या है कि आपको ये दोनों वैल्यू जो आपकी आई है इनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो TAB की वैल्यू कितनी है, √2 x/g, ठीक है, डिवाइड में TAC की वैल्यू कितनी है 4x/g माइनस AB की वैल्यू कितनी √2x/g। बस इसको आपको सोल्व करना है। अब आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, देखो √x/g ऊपर भी है और नीचे भी दोनों टर्म्स में है, तो वो तो कट जाएगा। तो ऊपर से कितना बचेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं √x/g को लाया कॉमन, यहाँ से बचेगा √2 अपॉन में, ये पूरे पर रूट है, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर देखो, यहाँ से भी √x/g बाहर ले आओ और अंदर कितना बचेगा √4 माइनस √2, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब जो चीजें बच रही हैं वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये आ जाएगा √2 अपॉन में √4 का मतलब 2 माइनस √2 को √2 रहने दो, ठीक है। अब देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, √2 यहाँ पर है, आप ना इन दोनों में से √2 को कॉमन ले लो। तो √2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से कितना बचेगा √2 माइनस 1, ठीक है ना। टू टू जो मतलब हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो मैंने √2 कॉमन लिया, √2 से √2 काट दो, तो ये कितना आएगा 1/√2 माइनस 1, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें एक्चुअली में गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ से आप इस टाइम को निकाल लो, उसमें गलतियां होने की संभावना है। तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से इसमें भी आपको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये 11th-12th के ही क्वेश्चन है मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली शो द मोशन ऑफ बॉडी, देखो इसमें किसी बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं और फिर वो नीचे आ रही है, ठीक है, फॉलिंग बैक टू द प्रोजेक्शन, मतलब जहां से आपने फेंकी है वो वहीं से नीचे आ रही है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, एस वर्सेस टी का। तो देखो अभी मैं आपको बता रहा था कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही तो हम ये इक्वेशन का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर एस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, टी के स्क्वायर पर, यानी कि इन दोनों में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोला, ठीक है। तो ये बात तो श्योर है कि एस वर्सेस टाइम में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, पैराबोला। तो ये ऑप्शन तो हटा दो, ठीक है। अब देखो बॉडी ऊपर जा रही है और फिर वो नीचे भी आ रही है, ठीक है, और आपको जो ग्राफ बनाना है वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पता है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब आप एक चीज सोचो कि जब बॉडी जहां से गई वहीं पर वापस आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर मोशन में जहां पर एस की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। अब आप इस ग्राफ में देखो, क्या 0 हो रही है, नहीं, ये तो बढ़ रही है, तो ये तो ग्राफ नहीं हो पाएगा। क्या इसमें 0 हो रही है, इसमें मैक्सिमम था और फिर ये आकर के 0 हो गई, तो इसमें 0 हो रही है। लेकिन आप एक चीज सोचो, जब t इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, ठीक है। तो यानी कि ग्राफ आपका कहाँ से शुरू होना चाहिए था, यहाँ से, वो तो शुरुआत नहीं हो रही। मैं रिपीट करता हूँ, जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो अभी तो वो इनिशियल पॉइंट पर है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है जब t इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ग्राफ आपका t इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 0 से शुरू होना चाहिए था, ना कि यहाँ से। तो ये ऑप्शन भी गलत बचा, जो वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा। अब मैं लॉजिक भी समझाता हूँ यही ठीक क्यों है। तो देखो जब बॉडी ऊपर जा रही है तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0। अब जब बॉडी ऊपर जा रही है ना तो धीरे 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 उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है जब वो ऊपर जा रही है ऐसे। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के पास आ रही है, तो अब डिस्प्लेसमेंट इसका घटेगा। तो ये आपको इस तरह का कर्व मिलेगा। तो ये काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, क्लास कह सकते हैं 9th और 11th दोनों का कंसेप्ट लगेगा। पूछा इन सब की यूनिट आपको मैच करनी है। तो देखो फोर्स की
वैसे तो न्यूटन यूनिट होती है, बट यहाँ पर न्यूटन कहीं पर भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। क्या कोई और फॉर्मूला हम जानते हैं? तो यस, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो होता है। तो यहाँ से वर्क डन कितना, जूल, और डिस्प्लेसमेंट की कितनी, मीटर। तो जूल पर मीटर आप देख लो ऑप्शन में कहाँ पर है, वो हो जाएगा फोर्स के लिए, जूल पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये इतनी जा करके दूर मिल रहा है जूल पर मीटर, तो मतलब ए का क्या हो जाएगा हमारा, 6 ऑप्शन। ठीक है, जूल पर मीटर। बाकी इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो जो मोमेंटम का होगा वही इम्पल्स का भी होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। देखो ये होता है एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, तो फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स की होती है न्यूटन और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड आप देख लो कहाँ पर मिलेगा, वो इम्पल्स का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें ऑप्शन बस लगाना है। पावर का क्या होता है, पावर का होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि पावर हो जाती है यहाँ पर जूल अपॉन सेकंड, तो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, पावर का हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली देखा जाए तो जूल होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जूल। और यहाँ पर पावर, पावर का मैंने आपको बता दिया है, तो बस आपको ये ऑप्शंस मैच करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 191, ये अच्छा क्वेश्चन है। A tiny object is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the object। तो बोला है कि यहाँ पर कोई एक मोशन हो रहा है इस तरह से कि जो वेलोसिटी है और जो फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है हर एक पॉइंट पर। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन इन प्लेन, और ये जो मोशन हो रहा है ना एक प्लेन में हो रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन, इस तरह से 2 डायमेंशनल मोशन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी ऐसा होता है ना कि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। सो इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी और जो फोर्स है वो किसी भी इंस्टेंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आप एक चीज देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर मैंने अलग अलग डायरेक्शन दिखाई है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी ना वो कांस्टेंट तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन में बोला है। तो देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास कांस्टेंट है मानता हूँ, लेकिन एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो जब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड सेंटर होता है हमेशा, वो भी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आ जाओ आप देखते हैं कौन सा ठीक होगा कौन सा नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड तो हो गए गलत, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सेकंड भी गलत हो गया। बचा क्या, इतना आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है अगर आप इन्हीं पे काम कर ले तो, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाएगा, यस जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी डॉट वी, इस तरह से हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी भले ही चेंज हो रही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इसके अलावा एक और तरीका है इसको समझने का, आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मतलब स्मॉल वर्क डन। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स। देखो वी इक्वल टू कितना होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, वी डॉट डी टी। तो यहाँ पर एफ डॉट वी कितना आएगा, 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो फोर्स और वेलोसिटी 0, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। ठीक है, अब ये बराबर होता है, आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा, थ्योरम होती है, तो उसमें यह होता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। तो वर्क डन तो 0 हो गया, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो ये दो ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक होंगे, थर्ड और फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उससे टाइम भले ही लग रहा हो, लेकिन
वो जो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है वो आपको कहीं और भी काम आएंगी। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही आए। प्रीवियस ईयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता लग जाता है कौन सा हॉट टॉपिक है, किससे क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 192। इसमें बोला गया है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन फर्स्ट एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड देन ऑन अ बॉडी ऑफ 2.5 kg। तो आपके पास दो बॉडी है, एक 2 किलोग्राम की और एक 2.5 kg की। आगे का दिस बॉडी वर एट रेस्ट इनिशियली, दोनों रेस्ट पर थी, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन देम, वो 2 सेकंड तक चल रही है, यानी कि टाइम ऑफ फोर्स कितना हो गया दोनों केस में 2 सेकंड। पूछा है कि रेशियो ऑफ मोमेंटम कितना होगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू dp अपॉन dt, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो dp इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू dt। तो यहाँ पर एक तरह से जो मोमेंटम है, मोमेंटम वो फोर्स यहाँ पर कितनी लग रही है 20 न्यूटन, दोनों पर 20 न्यूटन है। टाइम कितना है 2 सेकेंड। यहाँ पर भी जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, देखो फोर्स कितनी है 20, टाइम कितना है 2। तो मोमेंटम में कह सकता हूँ कि दोनों तरफ बराबर ही है 40 और यहाँ पर भी 40। तो मोमेंटम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, बचे हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा 1/mv², हाफ mv²। ठीक है, बट यहाँ पर देखो हमें मोमेंटम पता है ना, तो डायरेक्टली आप लगाओ p²/2m वाला। क्यों, क्योंकि मोमेंटम पता है 1:1 है, हमें तो काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली डिपेंड कर रही है किस पर, मास पर। ठीक है, मास पर डिपेंड कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड 2 किलोग्राम मास अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2.5 किलोग्राम मास बराबर होगा, मास यहाँ पे 2.5 वाला आ जाएगा और यहाँ पर 2 वाला आ जाएगा, यानी कि 2.5/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 25/20, यानी कि 5/4। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 5/4। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ती, टाइम वेस्ट होता है। तो डायरेक्टली p²/2m वाला यूज कर लिया, क्योंकि मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे थी, वो 1:1 था। तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली डिपेंड करती है मास पर यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ कार एंड अ मिनी बस हैव अ मास। तो यहाँ पर कार और मिनी बस का मास दे रखा है, एक का है m और एक का है 5m। when they are having equal मोमेंटम यहाँ पर दोनों का बराबर है। द ब्रेक, वो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, each of them produce equal negative acceleration, तो दोनों पर एक्सेलरेशन भी बराबर आ रहा है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड मिनी बस, डिस्टेंस का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों की, वो कितनी हो जाएगी 0, और डिस्टेंस का रेशियो हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर पाएंगे। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालें, तो देखो इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन होती है v²=u²+2a/2as। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी तो दोनों में 0 ही है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो u² कितना हो जाएगा -2। एक्सीलरेशन नेगेटिव मैंने ले लिया है, तो इसका मतलब u² कितना हो गया 2as। ठीक है, मुझे निकालना है क्या, डिस्टेंस का रेशियो। तो देखो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, मास मोमेंटम इक्वल टू होता है क्या, मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा। तो यहाँ से u को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, u कितना हो जाएगा p/m। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो मैं वेलोसिटी, ये u वेलोसिटी है हमारी, तो उसको लिख सकता हूँ मोमेंटम अपॉन मास इक्वल टू कितना हो गया 2a mass, और इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, मोमेंटम भी दोनों का सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनवर्सली डिपेंड करेगा किस पर, मास के स्क्वायर पर। आप इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम होगा, मोमेंटम दोनों का सेम दिया ही हुआ है, एक्सेलरेशन भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इनवर्सली किस पर डिपेंड करेगा, मास के स्क्वायर पर। इसका मतलब ये हुआ मुझे निकालना क्या क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड मिनी बस। तो देखो डिस्टेंस ऑफ कार
अपॉन डिस्टेंस ऑफ मिनी बस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनवर्सली, तो मास ऑफ कार यहाँ पर आएगा और मास ऑफ मिनी बस यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो मास ऑफ मिनी बस कितना है 5m का स्क्वायर, मास ऑफ कार कितना है m, तो m का स्क्वायर, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25/1। ठीक है, तो आपको सिंपल से सिंपल वे में सोल्व करना है चीजों को। मैंने सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करा, फाइनल वेलोसिटी दोनों की जीरो इसलिए हो जाएगी क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं, रुकी जाएगी। और वहां से हमने देखा कि मोमेंटम और एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इनवर्सली डिपेंड करेगा उनके मास के स्क्वायर पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है कि हमारे पास 3 ब्लॉक है, 10 kg, 6 kg और 4 kg। ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखे हुए हैं। द मास आर कनेक्टेड टुगेदर बाय लाइट स्ट्रिंग, और उसमें कुछ धागे हमने बांध दिए हैं। अ स्ट्रिंग अटैच टू 4 kg ब्लॉक पुल्स एट 3 ब्लॉक हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर हमने एक धागा बांधा और इसको हम इस तरह से किसी एक्सटर्नल फोर्स F से पुल कर रहे हैं। इफ द सिस्टम ऑफ द ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड एट 0.5, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा है कि जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, जो 4 और 6 kg को एक दूसरे से बांधे हुए हैं, वो टेंशन आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी कि इस वायर में कितनी टेंशन होगी, ये टेंशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं कि फोर्स अप्लाई कितनी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि टोटल मास हमें पता है, एक्सेलरेशन सब में सेम होगा। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, टोटल मास हमें लिखना पड़ेगा 10 + 6 + 4 इंटू में ए की वैल्यू में यानी कि 0.5। तो यहाँ पर 6 4 10 और 10 20, और 20 की 0.5 में आपको मल्टीप्लाई करनी है 0.5 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 से 10। तो इसका मतलब लगभग आप इतने न्यूटन की फोर्स उस पूरे सिस्टम पर अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर आप इतना सिस्टम देखो, तो यहाँ पर जो टेंशन इसमें लगी होगी वो बराबर होगी यहाँ पर टोटल इन दोनों की वजह से कितनी फोर्स इधर लग रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो टेंशन होगी वो बराबर होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। बट मास कौन सा लूंगा मैं, 10 + 6 वाला, क्योंकि वही उसी की वजह से उस पर वहां पर टेंशन आ जाएगी। और ये एक्सेलरेशन कितना 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 0.5, और यहाँ पर आपको इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। वैसे आप इसको और तरीके भी से भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर मैंने ये क्यों करा, देखो कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो ये आंसर निकाल लेते हैं और उसी को मार्क कर देते हैं, वो भी यहाँ पर दिया हुआ था। तो ऐसे जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी टेंशन आपको निकालनी थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर है एन ओल्ड मैन डज, मतलब कोई आदमी है वो इतना काम कर रहा है वर्क ऑफ इन 50 सेकंड, मतलब 50 सेकंड में। और कोई यंग बॉय है आपकी तरह या मैन या गर्ल, वो काम कर रहे हैं 2000 जूल ऑफ वर्क इन 80 सेकंड। तो रेशियो पूछा है कि रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द ओल्ड मैन टू दैट ऑफ यंग बॉय। तो देखो पावर, और पावर इक्वल टू कितना होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमें पावर निकालनी है, तो पहले पावर निकाल लेते हैं ओल्ड मैन की। तो मैन की पावर कितनी हो जाएगी, वर्क डन 1000 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है फर्स्ट केस में 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 100/5। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो 20 वॉट आ गया पावर मैन की। अब निकाल लेते हैं उस यंग बॉय की पावर। तो बॉय की पावर कितनी आ जाएगी, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन कितना है बॉय का 2,000/80, 0 से 0 कैंसिल, 200/8 आ गया यहाँ पर। इसको फिर से आप कर लो 100/4, फिर से कितना आ जाएगा 20, सॉरी ये आ जाएगा 25। तो पावर ऑफ मैन अपॉन पावर ऑफ बॉय इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/25। तो ये कितना आ जाएगा 4/5।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देखो यहाँ पे 5:4 भी दे रखा है, तो जल्दबाजी में आपको ऐसा मत कर देना कि पहले आप यंग बॉय की अपॉन ओल्ड मैन की पावर निकाल लो, उससे गलती हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो रेशियो लेना है वो किसका लेना है, मैन का, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, उस यंग बॉय के रिस्पेक्ट में। तो ओल्ड मैन ऊपर आएगा और बॉय नीचे आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास का प्रोजेक्टाइल मोशन की यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। देखो बोला है कि एक एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये यूएफओ बन गया। तो कोई एरोप्लेन है लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये कहीं दौरा कर रहा है, मान लीजिए अभी उड़ीसा में बाढ़ आई थी और बंगाल में बाढ़ आई थी, तो माननीय प्रधान मोदी जी वहां पर, प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे। अब देखो तो वो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए वो दौरा कर रहे हैं ऊपर और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर फूड पैकेट की आवश्यकता है, कहाँ पर क्या चीजों की आवश्यकता है। फिर वहां से कोई रिलीफ पैकेट भेजा जा रहा है, तो उसमें उसको ड्रॉप किया जा रहा है और वहां पर नीचे वो लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है। At what horizontal distance from the place where should the food packet be released from the aeroplane so as to reach the needy people? तो जो यहाँ पर लोग हैं जिसको काफी बेसब्री से इंतजार है इन फूड पैकेट्स का, पूछा है कि कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर इनको छोड़ना होगा सच दैट कि ये इनके पास आकर के पैकेट मिल जाए इनको। तो देखो इसमें आपको ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है, तो यहाँ से कितना पहले हम उसको छोड़ें कि वो नीडी पर्सन के हाथ में चले जाए, तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है। एक तरह से मैं इसको एक्स मान के चलता हूँ, ठीक है। बट पहले देख रहे थे कोई पैकेट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे आने में। और देखो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इनिशियली कोई बॉडी जब ऊपर फूड पैकेट पकड़ा हुआ तो उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियल, हाँ वो इधर वाली तो वेलोसिटी है लेकिन नीचे वाली वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसमें होगी 20, बट वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 500, इनिशियल स्पीड 0, 1/2 एक्सेलेरेशन 10 इंटू में टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 100 टी का स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेकेंड। तो लगभग 10 सेकेंड में वो फूड पैकेट नीचे आ जाएगा। लेकिन आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितनी दूरी पर उसको गिराएं। तो x इक्वल टू कितना होता है vx इंटू टाइम t। vx मतलब x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें दो वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस और एक वर्टिकल y एक्सिस वाली वेलोसिटी। तो vx कितना 20, टाइम कितना, यहाँ पर टाइम आपको देखो आपको वेलोसिटी दे रखा था, वेलोसिटी आपको आपको वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और आपको निकालना था कि कितनी दूरी पहले से आपको उसको गिराना है। तो 20 इंटू टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 200 मीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 200 मीटर, मतलब कि 200 मीटर पहले ही आपको फूड पैकेट को गिराना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं ये मार्क मैंने अलग से खुद से लगाया तो वो गलती हो गई थी, ये 200 मीटर उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें ग्रेविटेशन के बारे में पूछा है, द ग्रेविटेशन फोर्स विद विच द सन अट्रैक्ट द अर्थ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है और ये डायरेक्टली डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर और इनवर्सली डिपेंड करती है उनके बीच में सेपरेशन कितना है आर। दूसरा जैसे मान लीजिए ए और बी बॉडी है तो दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो इक्वल एंड अपोजिट लगती है, ठीक है। एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट ऑप्शन में वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यस ये इनवर्सली डिपेंड करती है, तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन मतलब ओनली वाला तो हटा ही दो फिर, क्योंकि वन तो होना चाहिए था ना, ओनली तो होगा ही नहीं। अब वन यहाँ पर भी आ रहा है और वन और यहाँ पर भी आ रहा है, अब इनमें से देखते हैं। सेकंड में पूछा इज मोर देन द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द सन,
तो मोर नहीं होगी, बराबर होगी। मैंने आपको बताया ना बराबर हो, इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट भी गलत। फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड गलत है। अब आगे, इज लेस देन, लेस नहीं होगी, बराबर होगी। सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो हमारा दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ। तो ये सिंपल था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा है कि ग्रेविटेशन जी, कैपिटल जी की वैल्यू दी हुई है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है। पूछा मास ऑफ अर्थ कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू 10, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ हमें निकालना है और जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 6.4 10⁻6 मीटर। इसको सोल्व करो और मास आ जाएगा। बट सोल्व करने में टाइम जाया मत करना। इतना तो आपको ये याद रहना ही चाहिए कि मास ऑफ अर्थ कितना है। इतने सालों से आप इस अर्थ पर रह रहे हो। तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको 11th क्लास में या फिर 9th क्लास में भी सीखने को मिल जाएगा फिजिक्स में। इक्वल मास, यहाँ पर आपको कहा है कि हमारे पास तीन लिक्विड है ABC, उनकी डेंसिटी गिवन है और वो अलग अलग सिलेंड्रिकल वेसल में रखे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग सिलेंड्रिकल वेसल में रख दिया हमने इनको। अब पूछा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल बी। तो प्रेशर पूछा है, प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो आइडेंटिकल सिलेंडर है तो सबका एरिया कितना होगा, सेम। और देखो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पर जी। अब आप देखो मास सबका बराबर है, तीनों का बराबर है, स्मॉल जी सबके लिए बराबर होगा और एरिया सबके लिए बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि P जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। ये कह लो P इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो जो प्रेशर होगा वो सबके लिए कैसा रहेगा, इक्वल या सेम। ठीक है, और इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा मास के, ग्रेविटी के और एरिया के। वो मतलब कि उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डेंसिटी पर, सॉरी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा वो। अगर मास बराबर है, जी बराबर है, एरिया बराबर है, तो सभी के लिए प्रेशर भी बराबर होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी, और इसी को हम हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स भी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। अब बीकर देखो, इसमें क्या है कि एक बीकर है कंटेनिंग लिक्विड। तो मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है, इस प्लेस ऑन अ पेन ऑफ प्लेटफॉर्म बैलेंस। ठीक है, तो इसको हमने एक जो प्लेटफॉर्म है किसका, मतलब वेट करने की जो मशीन होती है ना, आप जाते हो कुछ सामान लेने, वहां पे दिखा देता है वो कितने किलोग्राम का है। तो ये किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। व्हेन एन आयरन स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग से एक आयरन को इस पर सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब इसमें अंदर डाल रहे होंगे। कंटेंट इन द बीकर विदाउट टचिंग द वॉल, वॉल से टच नहीं कर रहे, वरना आंसर हमारा गलत हो सकता है। तो देन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेट ऑफ द बीकर सोन इन बाय द प्लेटफॉर्म बैलेंस इज इक्वल टू। पूछा है कि द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वेट ऑफ द बीकर सोन बाय द प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है इसका जो अमाउंट होगा वो कम होगा, ज्यादा हो जाएगा, ये आपको बताना है। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वेट ऑफ द बीकर सोन बाय द प्लेटफॉर्म बैलेंस इज इक्वल टू। तो देखो जब आप स्फेयर उसमें अंदर डालोगे तो स्फेयर पे क्या लगेगी, एक बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट क्योंकि नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैलेंस जीरो होगा वो तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका खुद का वेट भी तो अभी नीचे काम कर रहा है, ऊपर से स्फेयर का वेट भी आ जाएगा, तो जीरो तो आंसर नहीं होगा। आगे पूछा है द एक्चुअल वेट ऑफ द स्फेयर। तो बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि जो ये रीडिंग दिखाएगा ना, ये बीकर की रीडिंग दिखाएगा, बीकर की, और उसकी वजह से कितना मास आया है। तो जाहिर सी बात है वेट ऑफ लिक्विड, यहाँ पर एक्चुअल वेट ऑफ स्फेयर नहीं दिखाएगा, ये भी गलत हो गया। लेकिन हाँ, इसमें जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना पानी वो डिस्प्लेस कर देगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिड्स प्रिंसिपल, वो दिखाएगा। दूसरा डिक्रीज इन द वेट सोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, जो ऊपर वाला है, उसका वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये बॉडी नीचे पानी में जाएगी, तो आपने पढ़ा होगा आर्किमिड्स प्रिंसिपल, या कोई भी बॉडी को अगर आप मान लीजिए पानी में फेंकते हो, या खुद भी आपने एक्सपीरियंस करा होगा जब आप स्विमिंग करते हो, तो वेट कम हो जाता है। ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। तो ये कुछ ना कुछ वेट हमारा उस स्फेयर का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस है वो कम वेट दिखाएगा। तो अपना ये ऑप्शन भी ठीक हो गया और ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी एंड डी। ओके, तो ये थे हमारे केवीएस के सभी क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, सॉरी एनवीएस के थे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ, बाय।